प्लस अड्डा 71 जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कंप्यूटर की ये पहली वीडियो 9 बजे सुबह आज डाली गई है, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए जाएंगे। सुबह 9 बजे थ्योरी होगी और शाम को 4 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं थ्योरी बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। और थ्योरी के क्वेश्चन के साथ साथ जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न आजकल जो एग्ज़ाम में UPTSC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ, उसमें 15 में कंप्यूटर के क्वेश्चन मात्र 5 से 6 बन रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सुबह की 9 बजे क्लास थ्योरी बेस्ड होगी, इन क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझिए, और शाम को 4 बजे क्लास ऑब्जेक्टिव होगी। तो दोनों जब कंबाइन क्लास आप 15-15 मिनट की क्लास ले लोगे तो 25 दिन केवल आप 25 दिन अपना 30 मिनट हमको दे दीजिए। गारंटी देते हैं कि ये जो है आपके 10+ क्वेश्चन यहीं से जो है बन जाएंगे, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्याख्या कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा क्षेत्र है जो ऐसा सिस्टम बनाने पर इसका ध्यान केंद्रित करता है जो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र है जो कैसा कार्य करता है, जैसे कि मानव सोचता है या मानव जो बुद्धि है जैसे वर्क करती है, वैसे ही उसका भी काम है। जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज को समझना, डिसीजन मेकिंग और लर्निंग, यानी कि सारी चीज़ें, भाषा को पहचानना, प्राकृतिक भाषा को समझना, निर्णय लेना, सीखना, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। हम छवि और भाषण पहचान सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए AI का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ मॉडल हैं AI के, जैसे कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, इसको इंग्लिश में जो है इसका जो NLP है उसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग मॉडल जैसे कि न्यूरल नेटवर्क यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसको आप गहराई से समझिए। सेकंड क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग और AI कैसे संबंधित है। तो इसको देखते हैं, मशीन लर्निंग और AI जो है आपस में कैसे संबंधित है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान के व्यापक क्षेत्र में निकट से संबंधित हैं, लेकिन अलग अलग ये क्षेत्र हैं। AI जो होता है ना, वो मशीन लर्निंग से विशाल है, यानी कि व्यापक क्षेत्र इसका है। तो देखते हैं, AI में न केवल मशीन लर्निंग बल्कि नियम आधारित सिस्टम, विशेषज्ञ सिस्टम और ज्ञान आधारित सिस्टम जैसे अन्य दृष्टिकोण भी शामिल हैं। इसको जो है ध्यान देना है आपको। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो AI जो है वो मशीन लर्निंग से ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो उसका क्षेत्र ब्रॉड है, विशाल है। कई अत्याधुनिक AI सिस्टम मशीन लर्निंग तकनीकों पर बनाए गए हैं, क्योंकि ये दृष्टिकोण जटिल डेटा संचालित समस्याओं से निपटने के लिए अत्यधिक प्रभावी साबित हुए हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन, डीप लर्निंग। ये एग्ज़ाम में अभी वो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर एक तंत्रिका तंत्र वर्ड है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क, तो उसी पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं नीचे। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है। अगर पूछा जाए कि डीप लर्निंग किससे संबंधित होता है, तो ये मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र होता है जो कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, ये यहाँ पे है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे डीप न्यूरल नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। ये नेटवर्क डेटा में जटिल पदानुक्रमित पैटर्न और प्रतिनिधित्व को मॉडलिंग करने में विशेष रूप से प्रभावी है। डीप लर्निंग मानव मस्तिष्क की संरचना कार्य से प्रेरित है। जैसे कि जो भी हमारे ह्यूमन ब्रेन है, तो उसका जो है उसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है और उसका जो कार्य है, हमारे ह्यूमन जो ब्रेन है उसका संरचना और उसका जो कार्य है उससे प्रेरित होता है डीप लर्निंग। विशेष रूप से जैविक तंत्रिका नेटवर्क जो मस्तिष्क को बनाते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको जो बनाते हैं ना मस्तिष्क को, तो उससे जो है प्रेरित होता है, ये ध्यान देना। अब आगे क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, न्यूरल नेटवर्क में कितनी परतें होती हैं, वही क्वेश्चन आ गया।
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पर देखते हैं न्यूरल नेटवर्क में कितनी परतें होती हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरल नेटवर्क डेटा में जटिल पैटर्न को मॉडल करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है। वे 3 परतों से बने होते हैं। कौन कौन? एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर। तो इन तीनों का क्या काम है इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, तो लेकिन ये याद रखना है कि न्यूरल नेटवर्क यानी कि तंत्र का तंत्र कितने लेयर से बना होता है। तो यहाँ पे इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर 3 लेयर से बना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर है टेंसर फ्लो को समझाइए। ये जो टेंसर फ्लो वर्ड है ये एक प्रकार का क्या है, लाइब्रेरी होती है, यानी कि एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है। यानी ये किसके द्वारा मतलब इसका विकास किया है? गूगल। यहाँ नीचे देखिए, ये जो है टेंसर फ्लो जो है ये गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? ओपन सोर्स है। जिसे इसका काम क्या है, जो टेंसर फ्लो है उसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये, जैसे मान लीजिए हाई परफॉर्मेंस जो संख्यात्मक गणनाएं होती है ना, उसको गणना के लिए उसको मतलब जो बहुत उच्च हाई परफॉर्मेंस जो संख्याएं होती हैं उनको उनकी गणना की जाती है, तो उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। यह वर्कफ्लो का एक संग्रह प्रदान करता है जिसका उपयोग मशीन लर्निंग को मजबूत और कुशल बनाने के लिए, मॉडल विकसित करने और प्रशिक्षण करने के लिए किया जा सकता है। और टेंसर फ्लो जो होता है वो अनुकूलन योग्य है और इस प्रकार डेवलपर्स को अनुभवात्मक शिक्षण आर्किटेक्चर बनाने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उसी पर काम करने में मदद करता है। तो एक प्रकार का ये टेंसर फ्लो जो है ये एक प्रकार की लाइब्रेरी है, गूगल द्वारा विकसित होती है, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब है ये यहाँ पे संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग, तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग देख लेते हैं ये होता क्या है। तो ये जो है संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग यानी कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एक प्रकार का एआई है, ठीक है। एक प्रकार का एआई होता है जो मानवीय विचार प्रक्रियाओं जो ह्यूमंस की जो ब्रेन की जो है ना, सोचने की जो क्रियाएं हैं ना, उनकी जो है नकल करता है। यानी कि एक प्रकार से उनकी ही नकल करता है। हम कंप्यूटिंग के इस रूप का उपयोग उन समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटर सिस्टम के लिए जटिल है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग होता है एआई, ये जैसे मान लीजिए थोड़ा ऐसे समझिए, पारंपरिक जो कंप्यूटर होते हैं, जो पीसी होते हैं, कोई भी कंप्यूटर होता है पारंपरिक जिसमें एआई नहीं होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है। नॉर्मली जो कंप्यूटर होते हैं क्या होते हैं, वो अपने आप से सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं होती है। हम जितना इनपुट देंगे उसमें, बस उसी के अकॉर्डिंग हमको वो आउटकम देगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको परिणाम देगा। लेकिन ये क्या है, संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग, ये एक प्रकार का एआई होता है जो पारंपरिक कंप्यूटर से अलग होता है, यानी कि उससे जो है अलग होता है। संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग के कुछ प्रमुख लाभ भी हैं। क्या लाभ हैं इसको देख लेते हैं। ये यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। यह प्रौद्योगिकी का संयोजन है, यानी कि जो संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग है ये टेक्नोलॉजीज का संयोजन है जो मानवीय अंतःक्रिया को समझने और उत्तर प्रदान करने में मदद करता है। यानी कि जनरली जो कंप्यूटर होते हैं वो सोच समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वो मानवीय अंतःक्रिया को समझने और उत्तर प्रदान करने में मदद करता है। संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग प्रणालियाँ डेटा से ज्ञान प्राप्त करती हैं, ठीक है। डेटा से तो ज्ञान प्राप्त करती हैं, इनपुट ले लेती हैं। और ये कंप्यूटिंग जो होती हैं ये उद्यमों की परिचालन क्षमता को भी बढ़ाती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ध्यान रखना है। एनएलपी और एनएलयू में क्या अंतर है, अभी बताए हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। नीचे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, और प्राकृतिक भाषा समझ यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, कहीं कहीं पूछ लेता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के व्यापक डोमेन के भीतर दो निकट से संबंधित उपक्षेत्र हैं। दोनों मतलब हैं अलग अलग लेकिन बहुत ही क्लोजली होते हैं। कैसे, मैं यानी कि इस सिंपल सा ये है कि इनका दोनों काम थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी हैं एक ही चीज़ लगभग। तो क्या लिखा है आगे, जो कंप्यूटर और मानव भाषाओं के बीच बातचीत पर केंद्रित हैं। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, कंप्यूटर और मानव लैंग्वेज जो होती हैं, उनके बीच जो बातचीत होती है ना उस पर केंद्र, हालांकि उन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वे भाषा प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हैं। अब यहाँ पे जो है एनएलपी के बारे में दिया हुआ है। एनएलपी उन एल्गोरिदम और तकनीकों के विकास से संबंधित है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को संसाधित करने, विश्लेषण करने और उत्पन्न करने यानी कि जो परिणाम होते हैं उनको उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। एनएलपी में कई तरह के कार्य शामिल हैं, जैसे कि
टेक्स्ट का विश्लेषण करना, ठीक है, भावना का विश्लेषण करना, यानी कि जो ह्यूमन बोलेगा, मतलब आदमी जो बोलेगा उसका उसकी भावना का भी विश्लेषण कर लेगा। मशीन अनुवाद, अनुवाद में भी सक्षम है। सारांश, मतलब कोई भी आप डेटा उसको दे दोगे या मतलब उसका पैराग्राफ, उसमें से अगर सारांश निकालने के लिए बोला जाएगा तो भी एक उसका सार दे देगा निकाल के परिणाम के रूप में। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, नामित इकाई पहचान और बहुत कुछ शामिल है इसमें। एनएलपी का लक्ष्य कंप्यूटर को टेक्स्ट और स्पीच डेटा को प्रभावी ढंग से संभालने, उपयोगी जानकारी निकालने और मानव जैसी भाषा आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। ये चीज़ें एनएलपी का यही कार्य होता है। यहाँ पे जो है ठीक से जो है दिया हुआ, यही ध्यान देना है। एनएलपी का लक्ष्य क्या है? एनएलपी का लक्ष्य होता है कंप्यूटर को टेक्स्ट और स्पीच डेटा को, एक टेक्स्ट डेटा है, एक स्पीच डेटा, उसको प्रभावी ढंग से संभालने, ठीक है, उपयोगी जानकारी निकालने और मानव जैसी भाषा आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। एकदम मानव, आर्टिफिशियल नहीं, एकदम मानव जैसी भाषा को जो है वो उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। अब देख लेते हैं एनएलयू के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? एनएलपी का ही एक उपसमूह होता है जो विशेष रूप से मानव भाषा इनपुट से अर्थ की समझ और व्याख्या पर, यानी कि यहाँ पे जब हम मानव यानी कि हम लोग जो है भाषा कुछ बोलेंगे तभी वो इनपुट ग्रहण करके तब उसको समझेगा और उसकी व्याख्या करेगा, सीधी सीधी बात। तो एनएलयू का उद्देश्य मानव भाषा में बारीकियों, संदर्भ और इरादे को स्पष्ट करना है, ठीक है, जिससे मशीनों को न केवल संरचना बल्कि अंतर्निहित अर्थ, भावना और उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। एनएलयू कार्यों में भावना का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर, इरादे की पहचान और अर्थपूर्ण पार्सिंग शामिल हो सकते हैं। तो ये जो है एनएलयू का कार्य होता है। फिर इसके बाद है, एक होता है कमज़ोर और मजबूत एआई के कुछ उदाहरण दीजिए, यानी कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ देख लेते हैं, कमज़ोर एआई के कुछ उदाहरणों में नियम आधारित सिस्टम और निर्णय वृक्ष शामिल है। ये जो है, जो डिसीजन ट्री होता है और नियम आधारित सिस्टम, इसको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें जो है शामिल होती हैं। मूल रूप से वे सिस्टम जिन्हें इनपुट की आवश्यकता होती है वे कमज़ोर एआई, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो कमज़ोर एआई किसे बोलते हैं, तो जिन्हें इनपुट की आवश्यकता होती है वे जो है कमज़ोर एआई के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी ओर एक मजबूत एआई में न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग शामिल होता है, ध्यान देना इसको। मजबूत एआई में न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग जो है शामिल होता है, क्योंकि ये सिस्टम और फंक्शन समस्याओं को हल करना खुद ही सीख सकते हैं। और उसमें क्या है, कमज़ोर एआई में उसमें इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें केवल न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग शामिल है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब इसके बाद डेटा माइनिंग की आवश्यकता क्यों है? अभी डेटा माइनिंग जो वर्ड है इसको तो समझना, डेटा माइनिंग पहली बार सुनोगे तो नहीं पता पाओगे क्या होता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग जैसे कोल माइनिंग नहीं होता है, कोयला खदानों से निकाला जाता है, वैसे ही डेटा माइनिंग, यानी कि वो कंप्यूटर में जो है, जैसे मान लो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, उससे जो है हमारी उपयोगी जानकारी जो निकालने की जो विधि होती है ना, वही डेटा माइनिंग होती है। अब देखो इसको हम देख लेते हैं, डेटा माइनिंग क्या होती है। डेटा खनन यानी कि डेटा माइनिंग विभिन्न एल्गोरिदम, सांख्यिकी विधियों और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके, ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देना, यानी कि विभिन्न एल्गोरिदम, डेटा खनन का मतलब, डेटा माइनिंग का मतलब होता है विभिन्न एल्गोरिदम, सांख्यिकी विधियों और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके बड़े डेटा सेट पैटर्न, ध्यान देना, बड़े डेटा सेट पैटर्न, रुझान और उपयोगी जानकारी की खोज करने की प्रक्रिया है। बस इतना समझना है आपको। बहुत बड़ा डेटा, मान लो डेटा है इकट्ठा, उसमें से हमारी उपयोगी जानकारी निकालने की जो है प्रक्रिया होती है। डेटा उत्पादन और भंडारण क्षमताओं के विकास के कारण इसने महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त कर लिया है, ठीक है। डेटा माइनिंग की आवश्यकता निर्णय लेने सहित कई पहलुओं से उत्पन्न होती है, ये ध्यान देना है। फिर है, कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ डेटा माइनिंग लागू है। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ डेटा माइनिंग लागू है, जिनमें से कुछ इसमें नीचे दिए गए हैं, इसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि जो हॉस्पिटलों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी उसमें ज़्यादा आ गई है मशीनों में, तो वहाँ पे इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग रोगी के परिणामों की भविष्यवाणी करने, यानी कि रोगी के जो टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स उनकी बनती है, तो वो एआई बता देता है कि भविष्य में उसके साथ मतलब कौन सा रोग जो होता है वो कितना प्रभावशाली होगा, कि मतलब वही मतलब कितना हद तक उसको ज़्यादा मात्रा में जो है रोगी परेशान हो सकता है कि ठीक हो जाएगा, उसका जो भविष्यवाणी करने। धोखाधड़ी और दुरुपयोग का पता लगाने, कुछ उपचारों की प्रभावशीलता को मापने, वही भी बात की गई है ना, टेस्ट होते हैं मशीनों द्वारा, तो उसमें कितना प्रभाव है उस रोग का,
तो उसको जो है मापने के लिए रोगी और डॉक्टर के बीच संबंध विकसित करने के लिए किया जाता है। फिर है वित्त। वित्त क्या है? वित्त और बैंकिंग उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय डेटा पर निर्भर करता है। इसका उपयोग स्टॉक की कीमतों की भविष्यवाणी करने, ऋण भुगतान की भविष्यवाणी करने और क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फिर एक है खुदरा। हैं तो बहुत सारे, 3 दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। खुदरा, इसका उपयोग उपभोक्ता व्यवहार की भविष्यवाणी करने, ग्राहक सेवा और संतुष्ट में सुधार करने के लिए, खरीद पैटर्न पर ध्यान देने के लिए किया जाता है। फिर आगे है एनएलपी के घटक क्या हैं। एनएलपी के क्या घटक हैं? एनएलपी वही होता है, इसको फुल फॉर्म जरूर से याद रखना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी के मुख्य जो है 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है। भाषा समझ, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यह पाठ के एक अंश के अर्थ की व्याख्या करने की क्षमता को परिभाषित करता है। फिर है एक भाषा निर्माण, है ना, यह व्याकरणिक रूप से सही पाठ तैयार करने में सहायक है और इच्छित अर्थ को व्यक्त करता है। फिर एक है भाषा प्रसंस्करण, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यह पाठ के एक टुकड़े पर टोकेनाइजेशन, लेमेटाइजेशन और पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग जैसे कार्य करने में मदद करता है। तो ये टोकेनाइजेशन, लेमेटाइजेशन है, वो आगे जो है पढ़ाए जाएंगे। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, LSTM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको बता देते हैं। LSTM मतलब होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक प्रकार की मेमोरी ही होती है डेटा की। अब आप देख लीजिए नीचे LSTM का मतलब है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, है प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क यानी RNN आर्किटेक्चर, जिसका व्यापक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है, यानी कि NLP में उपयोग किया जाता है। LSTM नेटवर्क का उपयोग कई तरह के अनुप्रयोगों में सफलतापूर्वक किया गया है, जिसमें भाषा पहचान, भाषा अनुवाद और वीडियो विश्लेषण आदि जो है शामिल होते हैं। फिर इसके बाद है कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता। कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANN। इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI, जिसे कमज़ोर AI के रूप में भी जाना जाता है। इसको जरूर से जो है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कमज़ोर AI के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ पे एक ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन एक था, ANI आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे कमज़ोर AI के रूप में जाना जाता है। उन AI प्रणालियों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी विशिष्ट कार्य या कार्यों की एक संकीर्ण श्रेणी को करने के लिए डिज़ाइन और प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रणालियाँ अत्यधिक विशिष्ट होती हैं और अपने निर्दिष्ट कार्य को उच्च स्तर की सटीकता और दक्षता के साथ कर सकती हैं। इस प्रकार की तकनीक को कमज़ोर AI के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा क्यूब क्या होता है? डेटा क्यूब का मतलब होता है बहुत विशाल, मतलब मात्रा में जो डेटा होता है, मतलब इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। डेटा क्यूब डेटा का एक बहुआयामी यानी कि 3D प्रतिनिधित्व है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषण और मॉडलिंग का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। डेटा क्यूब का उपयोग अक्सर मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग अनुप्रयोगों में जटिल डेटा सेट, पैटर्न, रुझान और सहसंबंधों की पहचान करने में मदद के लिए किया जाता है। यानी कि वही है, किसी बहुत व्यापक जो डेटा, विशाल डेटा होता है, उसमें से डेटा माइनिंग करके जो भी जानकारी इकट्ठा लेना हो, तो उससे जो पहचान करने के लिए जो है किया जाता है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, मॉडल सटीकता यानी कि मॉडल एक्यूरेसी और मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल प्रदर्शन के बीच क्या अंतर है? तो ये जो है इसको भी जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मॉडल सटीकता से तात्पर्य है कि कोई मॉडल किसी दिए गए डेटा सेट पर किसी विशिष्ट कार्य के परिणाम की कितनी बार सही भविष्यवाणी करता है, केवल ये है। मॉडल एक्यूरेसी का मतलब यही होता है कि कोई मॉडल किसी दिए गए डेटा सेट पर किसी विशिष्ट जो है कार्य के परिणाम को कितनी बार सही भविष्यवाणी करता है। दूसरी ओर मॉडल प्रदर्शन एक व्यापक शब्द है जो मॉडल के प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें इसकी सटीकता भी है, परिशुद्धता और रिकॉल, कई सारी चीज़ें, F1 स्कोर, तो ये कई सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। जिससे जो है आप जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं उसके आधार पर एक मीट्रिक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार देख लीजिए, है ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो शाम को 4 बजे, और भी क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कंप्यूटर में 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 10 के ऊपर ही आएंगे। अगर आप दोनों वीडियो सुबह और शाम वाली देख लेते हैं तो बहुत ही जो है आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो बिल्कुल जो है 55-12 वाले जितने भी छात्र हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है आप तक जो है सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं
शाम को 4 बजे वाली ऑब्जेक्टिव वीडियो में। धन्यवाद।